पुष्पा दीदी, हमने 4 महीनों से घर का किराया नहीं भरा है। कल सरपंच जी हमें घर से निकालने की धमकी दे रहे थे। मैं पैसों के जुगाड़ में लगी हुई हूँ, पर क्या करूँ? गांव में कोई हमें उधार भी देना नहीं चाहता है। बड़ी बहन पुष्पा उदास होकर छोटी बहन रूपा को अपनी हालत बताती है। इतने में दूसरी बहन कजरी कहती है, हमारी किस्मत तो देखो, जो भी काम शुरू करते हैं चलने से पहले ठप हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इतने सारे कर्ज कहाँ से भरेंगे। तीनों बहनें घर में बैठी अपना सुख दुख बांट ही रही थीं। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बाहर निकलो तीनों की तीनों। आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर निकलती है। सरपंच को अपने सामने गुस्से में खड़ा देख पुष्पा पूछती है, क्या बात है सरपंच जी, इतनी सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? सरपंच गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया, अब तुम तीनों इस घर से जल्द निकल जाओ। पर क्यों सरपंच जी, आखिर हमने किया क्या है? तुम तीनों महारानियों ने पिछले 4 महीनों से किराया नहीं भरा है। अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। ऐसा न कीजिए सरपंच जी, हम पर दया कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ मेरे घर से। सरपंच बड़ी निर्दयता से तीनों बहनों को घर से निकाल देता है। तीनों बहनें दर दर भटकने लगती हैं। आज हमें घर से निकले पूरे 3 दिन हो चुके हैं। हम और कब तक यूं ही भटकते रहेंगे। हिम्मत मत हार रूपा, हमें कहीं न कहीं रहने का आसरा मिल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरपंच जी ने हमें सिर्फ पैसों के लिए निकाला है, जरूर बात कुछ और है। भला आपको ऐसा क्यों लग रहा है दीदी? वो इसलिए क्योंकि जब हम घर से निकल रहे थे तब उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम उस दिन उसे पैसे दे भी देती, उसके बावजूद भी वो हमें घर से निकाल ही देता। आखिर ऐसी क्या बात होगी जिस कारण सरपंच इस हद तक गिर गया कि 3 बेसहारा लड़कियों को बिना कुछ सोचे बेघर कर दिया? तीनों बहनें सरपंच के असल इरादे का सोच सोच कर परेशान हो रही थीं। तभी अचानक मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजलियां कड़कने लगीं। लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। इतना बोलकर तीनों तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागती है। कुछ दूर चलते ही उन्हें नदी किनारे थोड़ी सी खाली जगह दिखती है, जिसे देखकर पुष्पा बोलती है, कजरी, रूपा, ये देखो, यहाँ इतनी बड़ी खाली जगह है। हम यहाँ अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना सकते हैं। हाँ पुष्पा, तुम सही कह रही हो। इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हमें जल्दी से झोपड़ी बना लेनी चाहिए। इसके बाद वे तीनों बहनें बिना एक पल की देरी किए जंगल की लकड़ियों, पत्तों और नदी किनारे की पक्की मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। दीदी, भले ही ये झोपड़ी गांव के घर जितनी बड़ी नहीं है, पर यहाँ एक अलग ही सुकून है। न तो यहाँ हमें किराया भरने की चिंता है और न ही घर खोने का डर। सच में पहली बार हम किराए के नहीं बल्कि अपने खुद के घर में रह रही है। तीनों अपने नए घर में रहकर बहुत खुश हो रही थीं। रात हुई, तीनों जंगल की जंगली सब्जियां और फल खाकर सो गईं। आधी रात होते ही तूफान और बारिश का ऐसा कहर बरसा कि उनके घर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, जिस कारण कजरी उठ गई। हे प्रभु, अब ये क्या नई मुसीबत है? इतना बोलते ही कजरी ने परेशान होकर पुष्पा और रूपा को जगाया। तुम दोनों जल्दी उठो, देखो छत टपक रही है। ऐसा ही रहा तो घर के अंदर पानी भर जाएगा। ये सुनते ही दोनों फौरन नींद से जगी और बारिश से बचने का उपाय सोचने लगी। दीदी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम छत के ऊपर भी मिट्टी का काम कर दें? मिट्टी की मोटी परत होगी तो छत टपकने का कोई डर ही नहीं रहेगा। उपाय अच्छा है, अभी बारिश हो रही है, आज हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। सुबह बारिश बंद होते ही हम घर की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। इतना बोलकर तीनों सुबह होने का इंतजार करने लगती है। छत टपकने के कारण वे सो नहीं पाती, इसलिए कोने में बैठी बैठी पूरी रात बिना सोए गुजार देती है। सुबह होती है, बारिश के रुकते ही वे तीनों छत की मरम्मत में लग जाती है।
तुम दोनों यही रुको, मैं मिट्टी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद पुष्पा मिट्टी लेकर आती है और फिर तीनों बहनें छत ठीक करने लगती हैं। अब उनका घर पहले से और भी मजबूत बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन तीनों बहनों के घर पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के छुट्टे ही पुष्पा और कजरी सरपंच के घर जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? घर लेने की उम्मीद न पालना फिर से। सरपंच जी, हमें घर वापस नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे एक मदद की उम्मीद करने आए हैं। कैसी मदद? हो सके तो आप हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगी। लगता है गरीबी में तुम दोनों बहनों की मत ही मारी गई है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आप तो गांव के सरपंच हैं, आपको तो गांव में हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये आपका फर्ज है सरपंच जी। अब तुम दोनों मुझे मेरा फर्ज सिखाओगी। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम अनाथ बहनों से सलाह लूं। सरपंच उनकी खूब बेइज्जती करता है, मानो जैसे वो बरसों पुरानी कोई दुश्मनी अपने गुस्से के जरिए उन पे निकाल रहा हो। कजरी और पुष्पा उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने आपका बिगड़ा ही क्या है? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। इसके बाद दोनों मायूस होकर सरपंच के घर से निकल जाती है। दोनों के अंदर घर जाकर रूपा को सब सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए दोनों वही रास्ते में रुककर परेशानी का हल सोचने लगती है। कजरी, अब हम क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो अपना पेट कैसे पालेंगे? कब तक हम जंगली सब्जियां और फल खाकर गुजारा करेंगे? ऐसे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो रूपा की फिक्र हो रही है। हमारी छोटी बहन है, हमें उसे खुश रखना चाहिए। पर किस्मत के हाथों मजबूर उसे भी हमारे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से अपना दुख बांट रही थीं। तभी अचानक वहां गांव की कुछ औरतें आती हैं। ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रही है? इन्हें तो सरपंच ने घर से निकाल दिया था ना। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर कजरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत को सुनाने लगती है। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या हमने तुम्हारा उधार खाया है जो तुम्हारी बातें सुने? जेब में 1 रुपया तो है नहीं, पर अकड़ तो देखो। जुबान कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होता। तुम तीनों बहनें हो ही मनहूस। सही कह रही हो बहन, मुझे तो इन तीनों बहनों से नफरत है। इनके माता पिता ने जो गांव वालों के साथ किया था वो कोई भी अब तक भूल नहीं पाया है। कहना क्या चाहती हो? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या किया था गांव वालों के साथ? उन्हें बदनाम मत करो, वे तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। सच सबको कड़वा ही लगता है। खैर, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। इतना बोलकर वे औरतें वहां से चली जाती हैं। शाम होते ही कजरी और पुष्पा अपने घर वापस आती हैं। क्या बात है दीदी, आप दोनों इतनी निराश क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबू, बस थोड़ी काम की चिंता है। आज भी हम खाली हाथ ही लौटे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों निराश ना हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी, जैसे सिर्फ काम ही समस्या नहीं है, बात कुछ और भी है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, हम कोई न कोई काम ढूंढ ही लेंगी। तब रूपा, पुष्पा और कजरी रूपा को गांव में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बताती है। रात होती है। रूपा के गहरी नींद में जाते ही कजरी परेशान होकर पुष्पा से बातें करने लगती है। पुष्पा, आखिर गांव में सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब हमारे माता पिता को गलत क्यों कहते हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब हम तीनों बहनों से इतनी घृणा करते हैं? यही सवाल उन्हें मन ही मन बेचैन किए जा रहा था। कुछ दिन बीते, अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसों के गुजारा करना नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए एक दिन पुष्पा ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति
श्यामलाल से मदद लेने की सोची। कजरी, रूपा, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए तो कह रही हूँ, घर पे ही रहना दोनों। मुझे श्यामलाल से काम के सिलसिले में बात करनी है। मैंने तो सुना है वो श्यामलाल काफी क्रूर और लालची है। पुष्पा, तुम अकेले घर का बोझ उठाने का सोच रही हो क्या? भूलो मत, तुम मुझसे कुछ महीनों की ही बड़ी हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम करूं और तुम अकेले काम करो। मैं घर में अकेली रहकर ऊब जाती हूँ। अब मैं भी काम करूंगी और घर खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी। दोनों ने साथ काम करने की जिद ठान ली थी, इसलिए पुष्पा उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। अब तीनों बहनें श्यामलाल के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में मिलने वाले हर लोग उन्हें नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन तीनों अपनी हिम्मत नहीं हारती है और श्यामलाल के घर पहुंचती है। श्यामलाल अपने घर के सोफे पे बैठे आराम फरमा रहा था। सेठ, हमें कोई काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। अरे तुम तीनों आओ आओ, मैंने सुना है तुम्हें बेघर कर दिया गया है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। किस्मत के आगे किसकी चली है साहब? गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। क्यों नहीं, मैं तुम तीनों को जरूर काम दूंगा और पगार भी अच्छी दूंगा। आखिर तुम तीनों हमारे गांव की ही बेटी हो। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। रूपा हैरान होकर मन में सोचती, ये श्यामलाल तो दिल का बड़ा अच्छा है। लोग फिजूल में इसके बारे में फालतू की अफवाह फैला रहे थे। रूपा इतना सोचती ही है, इतने में श्यामलाल उन्हें कुछ पैसे देकर काम करने को बोल देता है। ये लो, कुछ पैसे रख लो और आज से ही काम में लग जाओ। और हाँ, आगे कभी भी पैसों की जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कहना। शुक्रिया सेठ, आप सच में बहुत भले इंसान हो। भगवान आपको हमेशा तरक्की दे। इतना बोलकर तीनों मजदूरी के काम में लग जाती है। दिन बीतते हैं, अब उनकी थोड़ी आमदनी होने लगती है। अब उनके घर में न तो राशन की कमी थी और न ही पैसों की। श्यामलाल ने तो जैसे उन तीनों की किस्मत ही बदल दी थी। एक दिन मौसम की मार गांव पे ऐसी पड़ी कि बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। न जाने अचानक मौसम को क्या हो गया है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज 4 दिन हो गए हैं, हम काम करने नहीं गए। अगर सेठ श्यामलाल गुस्सा हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतनी बारिश में कोई पागल ही होगा जो घर से बाहर निकलेगा। आप फिक्र मत करो, सेठ श्यामलाल बहुत अच्छे हैं, हमारी परेशानी समझेंगे। हाँ, ये तो है, वो हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए हैं। जहाँ सबने हमसे मुंह फेर लिया, वहाँ उन्होंने हमें सहारा दिया। वैसे मुझे आप दोनों से कुछ बात पूछनी है। क्या बात है रूपा? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कुछ दिन पहले घर का सामान लेने बाजार गई थी। तब वहाँ मुझे सब लोग बहुत ताने दे रहे थे। कह रहे थे अपने माता पिता की करनी का फल जरूर भुगतेगी। तू उनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दे, वे सब हमारी तरक्की से जल रहे हैं। और नहीं तो क्या, जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे तब तो कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अब हम उनकी बात क्यों सुने भला? पुष्पा और कजरी गांव वालों के तानों को नजरअंदाज कर रही थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इन तानों के पीछे क्या गहरा राज छिपा है। वे तीनों बिना किसी फिक्र के अपने मिट्टी के घर में आराम से रह रही थीं। बारिश और तूफान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव में हर तरफ पानी भर गया था। लोगों के लिए गांव में रहना मुश्किल हो रहा था। सरपंच जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारा घर डूब रहा है, हम कहाँ जाएंगे? आप सब घबराइए मत, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय ही तो नहीं है सरपंच जी, बारिश ऐसे ही होती रही तो पूरा गांव डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। गांव की परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। जंगल पहाड़ की ऊंचाई पे था, इसलिए वहां पानी भरने की परेशानी नहीं थी। रूपा और कजरी घर के बाहर बैठी थी, तभी उनकी नजर गांव वालों पे पड़ी। कजरी दीदी, वो देखो गांव वाले जंगल में इधर उधर दौड़ रहे हैं। अरे हाँ, चलो देखते हैं क्या हुआ है। कजरी पुष्पा को आवाज देती है।
पुष्पा भी घर के बाहर आ जाती है। फिर तीनों गांव वालों के पास जाते हैं। उन गांव वालों की भगदड़ में सरपंच भी था। क्या बात है सरपंच जी, आप सब इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? हम सब अपनी जान बचा रहे हैं। हमारा घर डूब चुका है। हम बेसहारा हो गए हैं। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। एक समय आपने हमें बेघर किया था, आज भगवान ने आपको कर दिया। कजरी, ये कोई समय है क्या लड़ाई करने का? ऐसे किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आप सब हमारे घर चलिए। यहाँ बारिश के कारण बाढ़ आने की संभावना नहीं है। इतना बोलकर तीनों बहनें सभी गांव वाले को अपने घर लेकर चली जाती हैं। दो दिन बीतते हैं, बारिश का कहर कम होता है। सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब सरपंच, हमें माफ कर देना तुम तीनों। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमने तुम्हारे माता पिता की गलतियों की सजा तुम तीनों बहनों को दी। आप सब अक्सर हमारे माता पिता की गलती की बात करते रहते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा आप सब हम तीनों बहनों को देते आ रहे थे? सरपंच जी, आज आपको सच बताना ही होगा। आखिरकार सरपंच अपनी चुप्पी तोड़ता है और उन्हें सालों पुराना राज बताता है। तुम्हारे माता पिता ने सालों पहले मंदिर के गहनों की चोरी की थी। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। भले ही हमारे माता पिता हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे हों, पर फिर भी हम ये यकीन से कह सकते हैं कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, मैं 9 साल की थी जब मेरे माता पिता गुजरे थे। उनके गुजरने से पहले वो मुझे हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते थे। अब आप ही बताइए, जो अपनी बच्चियों को इतने अच्छे संस्कार दे, वो भला चोरी जैसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? तीनों जिद पे अड़ गई थी कि वे अपने माता पिता के माथे पे लगा ये कलंक मिटा कर रहेगी। वे तीनों सरपंच के ऊपर भड़कने लगी थीं। तभी अचानक एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। वे दोनों सच्चे थे। ये सुनते ही सबकी नजर उनके ऊपर जाती है। आप कौन है बाबा? मुझे नहीं पहचाना सरपंच? मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ। तुम्हें कहाँ से याद होगा? उस वक्त तो तेरा पिता गांव का सरपंच था। चलो सब मेरे साथ, आज सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। इतना बोलकर बूढ़े बाबा सबको श्यामलाल के घर के आंगन में लेकर जाते हैं। सरपंच, यहाँ खुदाई करवाओ। खुदाई शुरू होती है। मिट्टी के अंदर से मंदिर का खजाना निकलता है। ये खजाना यहाँ कैसे? क्योंकि श्यामलाल ही असली चोर है। वो तेरे पिता का खास मित्र था। उनसे चोरी करके तेरे माता पिता को फंसा दिया। अगर आपको सच पता था तो आपने अब तक किसी को कुछ बताया क्यों नहीं था? मैंने श्यामलाल को चोरी करते देख लिया था, इसलिए वो मेरी जान का दुश्मन बन गया था। उससे बचने के लिए अब तक मैं अपनी पहचान छुपा कर घूम रहा। वो श्यामलाल बाढ़ से बचने के लिए शहर भाग गया है। अब हम उसे सजा कैसे देंगे? उसने मेरे माता पिता का नाम खराब किया है। इतने सालों तक उसकी वजह से आप सबने हमें इतने ताने मारे। मेरे माता पिता को कोसते रहे। उसे उसकी भरपाई करनी होगी। हम कैसे भी करके उस श्यामलाल को गांव वापस लाकर रहेंगे। दीदी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर श्यामलाल इतना बुरा था तो उसने हमारी मदद क्यों की? वो इसलिए क्योंकि ये आधा खजाना है, आधा तुम्हारे पिता ने उससे बचाकर कहीं छुपा दिया था और उसे लगता है कि तुम्हें खजाने का पता है। अब सारी हकीकत उनके सामने थी। उन्होंने शहर में श्यामलाल के पास ये खबर पहुंच पाई कि बाकी का खजाना मिल चुका है। श्यामलाल लालच के भंवर में फंस गया और गांव दौड़ा चला आया। सभी गांव के चौराहे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ है मेरा खजाना? तुम्हें खजाना नहीं, हथकड़ियां मिलेंगी सेठ। ये सुनते ही श्यामलाल समझ जाता है कि उसे झूठ बोलकर बुलाया गया है। सरपंच और बाकी के गांव वाले उसे पुलिस के पास लेकर चले जाते हैं। फिर रूपा पुष्पा से पूछती है, दोषी को सजा तो मिल गई, पर ये समझ नहीं आया कि पिताजी ने बाकी का खजाना कहाँ छुपाया होगा। मुझे पता है,
माँ कहा करती थी कि हमारे घर के आंगन में गांव की धरोहर छिपी है। आज मुझे इसका अर्थ समझ आया। इसके बाद पुष्पा ने अपने किराए वाले घर के आंगन की खुदाई कराई और खजाना वापस से मंदिर के हवाले कर दिया। फिर वे तीनों बहनें खुशी खुशी नदी किनारे वाले घर में रहने लगीं। अब उन्हें कोई घृणा की नजर से नहीं देखता था। सब उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें अच्छी पगार पर काम भी देते थे। इस प्रकार की